नॉलेज नेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो बेहद पसंद आएगा। साथियों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एडिटर चंपा हरिओम। लाल। शुभ संध्या। नमः संस्कृताय। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, कल रविवार को हम जितने भी लोग चर्चा कर रहे हैं किसी न किसी विषय पर, सबने कल प्रश्नात्मक शैली में चर्चा की। अर्थात जो कुछ पूर्व में हमने चर्चा की उस पर क्या क्या संभावित प्रश्न निर्माण किए जा सकते हैं, उनके आधार पर हम लोगों ने प्रयत्न किया। चंपा लाल। और यद्यपि प्रश्न तो और भी बहुत बन सकते हैं, पर शनैः प्रसंगानुसार ध्यान में लाएंगे, चर्चा में लाएंगे। तो प्रथमतया तो उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने जो हमने प्रश्न पूछे हैं या जो प्रश्न आपके सम्मुख उपस्थित किए उनके उत्तर आप लोगों ने दिए हैं, उनको धन्यवाद और देने ही चाहिए, क्योंकि आप अगर इस तरह प्रश्नों का उत्तर देंगे तो हमें भी एक विश्वास होगा कि संभवतः हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सार्थक है और सभी लोग ध्यानपूर्वक उसमें भाग भी ले रहे हैं। तो पहले तो मैं कल जो प्रश्न हमने पूछे उन पर चर्चा कर लूं, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। एक प्रश्न था, माहेश्वर सूत्र कितने हैं? माहेश्वर सूत्राणि कति सन्ति? 14, 11, 12, 13। तो सही उत्तर 14 होगा, क्योंकि मैं पूर्व में आपको कह चुका हूं कि 14 सूत्र हैं। अ इ ऊण 1, ऋद्लिक 2, ए औं 3, ऐ औ 4, हयवृट 5, लण 6, यमंगणम 7, जभय 8, घटधश 9, जबगडदश 10, खफ छटत चटतव 11, कपय 12, शश सर 13 और हल यानी 14। इसके बाद प्रश्न एक ये भी था कि जो माहेश्वर सूत्र हैं 14, एडिटर चंपा लाल, उन सूत्रों के अनुसार एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आप सूत्र बोलना प्रारंभ कीजिएगा। अ इ उण ऋद्लिक। अब यहाँ पे अगर अ को छोड़ दो तो ई उ और ऋद्लिक। अब लिक के अंत में जो क है हलंत, वो प्रत्याहार निर्माण के लिए है। तो ई के साथ में क मिला दो तो ई उ री और ले, ये 4 वर्ण एक प्रत्याहारांतर्गत होंगे। एक प्रश्न ये भी था, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। तो उसमें 5 मूल स्वर अ इ उ री द्रि। लिक के अंत में जो क है उसको अ के साथ मिला करके अक प्रत्याहार निर्माण होता है। फिर प्रश्न था कि ऐसा कौन सा व्यंजन है जो माहेश्वर सूत्रों में पुनरावृत्त होता है, जिसकी पुनरावृत्ति होती है या जो 2 बार आता है। तो वो आपने सूत्रों में ध्यान दिया होगा। हयव्रट लण यमंगणनम झभय घटदश जबगडदश खफ छटत चटतव कपय शश सर हल। हयव्रट में और हल में 2 यानी हकार जो है, ह वर्ण जो है उसकी पुनरावृत्ति हुई है। फिर था माहेश्वर सूत्रों में चंपा लाल, एक संज्ञक वर्ण कितने हैं। क्षमा कीजिएगा,
तो चतुर्दश हैं, क्योंकि अ ई उण में णकार, ऋ में क, ए ऊन में ङ, आई औच में च, हाइब्रट में ट, लण में ण। उस प्रकार प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम है वो इत संज्ञक है, 14। और फिर हमने एक प्रश्न यही पूछा था कि कौन सा इत संज्ञक वर्ण जिसकी पुनरावृत्ति हुई है माहेश्वर सूत्रों में, तो वो आप कह सकते हैं कि एडिटर चंपा लाल। ऋणकार, यानी अ ई ऊण में भी ऋणकार है और लण में भी णकार है। णकार यानी ण जो वर्ण है उसकी इत संज्ञक वर्ण के रूप में पुनरावृत्ति हुई है। प्रश्न यह भी था कदाचित कि आप अक्षर या वर्ण किसे कहेंगे, तो आप सामान्यतः तो बोलते हैं कि वह भाषा की सबसे लघुतम इकाई, वह ध्वनि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसका खंड नहीं किया जा सकता, उसको आप अक्षर या वर्ण कहते हैं। न क्षरति इति अक्षर, न तत्पुरुष समास बाद में बताएंगे, समासांतर्गत चर्चा करेंगे। और प्रश्न ये भी था कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो पंचविंशति। कादयो मावसानः स्पर्शः, क से लेके म पर्यंत जो वर्ण हैं वो स्पर्श हैं। और उसी प्रकार स्वरों का संक्षिप्तीकरणम अच, व्यंजनों का संक्षिप्तीकरण हल। ये भी शायद 2 प्रश्न थे। तो यही जहाँ तक प्रश्न थे। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा प्रश्न हो जो हमने पूछा और इसका उत्तर हम नहीं बता रहे हैं, तो आप कृपया उस प्रश्न को पुनः प्रस्तुत कीजिएगा, उसका उत्तर आपको मिलेगा। अब आप देखिएगा, माहेश्वर सूत्र भी पढ़े हमने, कुछ व्यंजन भी पढ़े हैं, पर क्योंकि यहाँ पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की चर्चा कर रहे हैं, तो मेरे मतानुसार थोड़ा विस्तार पूर्वक हमें जानना आवश्यक है। तो जो स्वर हैं वो पाणिनि सूत्र में, तो वैसे सूत्र क्रम के अनुसार बात करें तो 9 होते हैं। एडिटर चंपा लाल। किंतु वैसे आप देखेंगे तो इन वर्णों के भी भेद होते हैं अलग अलग। अगर आप ये देखेंगे तो एक बार आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि हिंदी में आपने ये भी पढ़ा होगा, केवल अ छोटा, आ बड़ा, ई छोटी, ई बड़ी, ऊ छोटा, ऊ बड़ा, री छोटी, री बड़ी, ली केवल छोटी होती है, इस प्रकार। लेकिन यहाँ पर वर्णों को और अधिक, क्योंकि इसलिए मैंने पूर्व में भी कहा आपको कि संस्कृत भाषा अत्यंत ही वैज्ञानिक है, व्यवस्थित है, परिष्कृत है, और उसका व्याकरण भी अत्यंत वैज्ञानिक है। और यही कारण है कि विश्व की सर्वाधिक अनुकूल भाषा अगर कोई है तो वो है संस्कृत। तो हम देखेंगे कि जैसे अवर्ण है, अवर्ण को 3 रूपों में देखा जा सकता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये सभी वर्ण जैसे अ है, ई है, उ है, री है और ली है, ए, ओ, ऐ, औ, इन सबको ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के रूप में देखेंगे। जैसे अ छोटा है,
आ दीर्घ है, आ प्लुत है। उसी प्रकार ई ह्रस्व है, ई दीर्घ है और ई ये प्लुत है। उसी प्रकार वो भी यही होगा। Editor, चंपा लाल। ऊ छोटा यानी ह्रस्व, ऊ दीर्घ और ऊ ये प्लुत। उसी प्रकार री भी जो है वो आपको पता है कि दीर्घ यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों होते हैं, किंतु जो ली वर्ण है वो दीर्घ नहीं होता, केवल ह्रस्व और प्लुत होता है। उसी प्रकार ए ओ ऐ औ ये ह्रस्व नहीं होते, ये दीर्घ और प्लुत होते हैं। तो Editor, इनका एक सूत्र चंपा है, लाल। उकालो अज ह्रस्वात् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। यानी ऊ का एक उदाहरण लिया, उसके आधार पर इन सभी वर्णों को ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में विभाजित किया है। इसका एक उदाहरण लिया पाणिनि ने कि आप जो एक मुर्गा होता है उसकी आपने अगर वाणी सुनी हो, और निश्चित रूप से सुनते ही हैं, तो वो जब बोलता है कुकू कू कुकू कू, तो Editor, उसी चंपा एक वर्ण लाल। को कू को 3 बार बोलता है वो। देखिए बड़ा कितना एक विवेक सम्मत उदाहरण है। और वैसे कहते हैं कि कोई चीज का उपयोग क्या है क्या नहीं है, किंतु भाषा के संदर्भ में भी देखो आप कि मुर्गे की उपयोगिता आज यहाँ सिद्ध हो गई है। और महामुनि पाणिनि ने उस समय अपना अनुभव व्यक्त किया, एक उदाहरण दिया कि उसकी जो ध्वनि है कुकू कू क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत रूप में आती है। अब ये मात्रा के रूप में भी काम आता है, जैसे ई 1 मात्रा, ई 2 मात्रा, ई 3 मात्रा। यानी कि आप एक मात्रा बोलेंगे चंपा ई, लाल। एक पलक झपकने के समान एक चुटकी में, फिर बोलेंगे ई, फिर बोलेंगे आप ई। यानी कि ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये मैं वर्णों का भेद आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। इसके बाद इसका एक श्लोक के रूप में भी है, एक मात्रो भवेत् ह्रस्वम द्विमात्रको दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः व्यंजनम चार्धमात्रिकम। है ना? एकमात्रो भवेत् ह्रस्वम Editor, द्विमात्रो चंपा लाल। दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः व्यंजनम चार्धमात्रिकम। इस प्रकार आप श्लोक को जब बोलेंगे, गाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि श्लोक तो अपने आप में संगीतात्मक ही होते हैं, क्योंकि जहाँ छंद प्रयोग हुआ है वहाँ संगीत निश्चित रूप से होता ही है, और हमें संगीतात्मक लय में ही उसको पढ़ना चाहिए ताकि आपको अत्यधिक आनंद अनुभूति हो सके। तो ये अपन ने जो है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत के भेद से पढ़े। अब आप गणना कीजिएगा कि अगर इस दृष्टि से बात किया जाए तो ये कितने होंगे, चंपा है ना? लाल। तो जितने भी वर्ण हैं पहले तो ह्रस्व रूप में देखिए, फिर कौन से वर्ण जो ह्रस्व नहीं होते हैं, फिर कौन से वर्ण जो दीर्घ नहीं होते हैं, और फिर प्रत्येक वर्ण 3 प्रकार से हो गया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लेकिन लृ जो है वो दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि लृ में दीर्घ नहीं होता, है ना? तो री के 18 भेद अभी मैं आपको और बताऊंगा। अभी तो केवल ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत से लिया है, अभी एक भेद और होगा जिसकी चर्चा अपन कल की कक्षा में करेंगे। आज काफी हो गया, बहुत हो गया। तावत धन्यवाद।
तो सर्वेषां Editor पुनश्च Champa सर्वेभ्यो Lal. नमो नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम